अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 लाख। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की जात पर जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के इल्जामात पर तनाज़ा हर दिन मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। आज हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन पर हद के इज्जत का दावा दायर करने का फैसला किया, लेकिन आज ही जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन की जानिब से एक मीडिया टॉक में वाजे कर दिया गया कि वो अपने इन इल्जामात, इन बयानात पर कायम हैं और इस हवाले से किसी राह चलते आदमी को मुकदमा कायम करने की जरूरत नहीं है। जिसका मामला होता है, जिसकी जात का मामला है, उनको इस हवाले से आगे आना चाहिए। इस हवाले से जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन ने क्या कहा है, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। मैंने कहा है वो सच है। रह गया इस बात का ताल्लुक कि कोई साहब डेफेमेशन का मुकदमा दाखिल करना चाहते हैं, यकीनन करें, अदालतें खुली हुई हैं। अगर किसी के हुकूक पामाली हुई है तो वो अदालतों में जाए। लेकिन सवाल ये है कि हुकूक की अगर पामाली हुई है तो क्या फवाद चौधरी साहब की हुई है या इमरान खान? अगर डेफेमेशन का मुकदमा दाखिल करना है और खुसूसन क्रिमिनल मुकदमा दाखिल करना है तो FIR कौन कटवाता है? वो शख्स कि जिसके घर के ऊपर कोई वारदात हुई है वो, या राह चलता आदमी को? इससे पहले वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के खिलाफ हद के इज्जत की कार्रवाई का ऐलान किया था। ऐसे शख्स ने जिसके ऊपर इमरान खान ने एहसान किया, उनको सदर का उम्मीदवार नॉमिनेट किया, उनके इस बयान को उछाला गया, बगैर तहकीक के उछाला गया कि जो बनी गाला के अंदर जो इमरान खान की जो खर्चा था महीने का 50 लाख रुपया महीना जहांगीर तरीन साहब दे रहे थे और अब उसकी तरदीद जहांगीर तरीन साहब ने कर दी। सवाल ये है कि अगर मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो उसकी इज्जत को मीडिया में इस तरह से आसानी से उछाला जा सकता है, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए अगर कोई मीडिया के असूल नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो फिर जाहिर है कि आम आदमी के लिए क्या रह लेगी। लिहाजा हमने फैसला किया है कि वजीउद्दीन अहमद के ऊपर हम क्रिमिनल केस और डेफेमेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं। अब 2 दिन पहले तक हुकूमत का दावा था कि मीडिया ही जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन को अहमियत दे रहा है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और माविन खुसूसी शहबाज गिल जस्टिस वजी को मस्खरा तक कह चुके हैं। इस हवाले से गुज़श्ता रोज फवाद चौधरी ने और शहबाज गिल ने जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन से मुताल्लिक क्या कहा था, जरा वो भी आपके सामने रखता है। वजीउद्दीन अहमद साहब इस तरह के कई मस्खरे फिर रहे होते हैं जो अपनी अहमियत बनाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। उनका ख्याल होता है कि इससे एक दिन आप जैसे दोस्त जो हैं वो सवाल कर लेंगे, नाम शाम आ जाएगा। इनको इनके घर वाले भी नहीं पहचानते, तो इस बहाने है कि आप लोगों की तवज्जो आ जाती है, तो इन मस्खरों पर इतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं होती। इमरान खान साहब तो आपको तीसरा बिस्किट नहीं उठाने देते साथ। हमें 3-3, 4-4 साल हो गए, हमें तो एक दफा खाना नहीं खिलाया खान साहब ने। तो 50 लाख का खर्चा खान साहब का कहां से हो जाना है? तो कोई अहमकों वाली बातें आप ना करें। कोई आपके पास अगर कोई दलील है तो उससे इमरान खान का मुकाबला करें, इस तरह की बातों से मुकाबला ना करें। एक टीवी इंटरव्यू की वायरल वीडियो में जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन ने वजीर आजम पर इल्जाम आयद किया था कि इमरान खान का बनी गाला का घर चलाने के लिए जहांगीर तरीन जैसे लोग 30 लाख रुपए माहाना दिया करते थे। बाद में रकम 50 लाख रुपए माहाना कर दी गई। उनका कहना था कि यह सोच बिल्कुल गलत है कि इमरान खान कोई दयानतदार आदमी है। जिस आदमी के जूते के तस्मे भी उसके अपने पैसों के ना हो, उसे दयानतदार कैसे कहा जा सकता है? इस दावे के खिलाफ जहांगीर तरीन खुद कब तक में आगे आए थे, ताहम अब जस्टिस वजीउद्दीन ने जहांगीर तरीन के पार्टी में किरदार पर ही सवालात उठा दिए हैं। आज वो जहांगीर तरीन के किरदार पर भी बोले हैं। वो क्या कह रहे थे, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। उसने ये कहा कि जहांगीर तरीन साहब ने, अब वो करते भी क्या ये कहते कि जी मैं ये अखराजात करता रहा हूँ? बुनियादी बात जो है वो ये है कि इस तरह के अखराजात आउट ऑफ द बुक्स होते हैं। इस तरह के अखराजात अकाउंटेड फॉर नहीं हुआ करते, लिहाजा उनके लिए नहायत आसान था तरतीब करना। उन्होंने एक और बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि मेरे ताल्लुकात इमरान खान के साथ हाल फिलहाल जैसे भी हैं। भाई कौन से आपके बुरे ताल्लुकात हैं, कौन से आपके बुरे मरासिम हैं? वो जो चीनी के बारे में जो एक मसला खड़ा हुआ था जिसके ऊपर कमीशन वगैरह तक बात गई थी, तो उसमें आपका कौन सा बाल बीका हो गया? नहीं, मैं ये कि उस बहरान के नतीजे में तो आपने अरबा रुपया कमा लिया, तो आपके ताल्लुकात कौन से कशीदा हुए? जस्टिस वजीउद्दीन के इल्जामात, जहांगीर तरीन की तरदीद और हुकूमत की जानिब से हद के इज्जत के दावे के बाद जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन का अपने बयान पर कायम रहना और अदालत जाने का चैलेंज देना यकीनन अहम है। इसकी अहमियत और मुल्क की सियासत पर पड़ने वाले असरात पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आलिया हमजा साहिबा, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि हुकूमत ने हद के इज्जत का दावा दायर करने का फैसला किया जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के खिलाफ। ये हद के इज्जत का दावा फवाद चौधरी साहब दायर करने जा रहे हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। हुकूमत में चौधरी साहब भी शामिल है और जाहिर है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब की जिंदगी के ऊपर और जिस तरह से उन्होंने ये घटिया किस्म के इल्जामात लगाए हैं तो बिल्कुल जी, और उनका बनता भी है। क्योंकि मैं तो बात सिर्फ इतनी करूंगी कि यहाँ पर बात तो होनी चाहिए थी कि मुल्क लूट कर लंदन भाग गए, अभी 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के चालान जमा हो गए जिसमें नामजद मुल्जिम है और मुजरिम बनने को जा रहे हैं वो, उस पर मीडिया बात नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर एक वजह से कह देना कि चाय की प्याली में एक तूफान खड़ा हो जाता है, क्योंकि होता क्या है खान ईमानदारी के लिए कभी 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 सबूत ढूंढने नहीं पड़ते। 22 साल तक कोई उनके करप्शन का आलिया हमजा साहबा, ये इल्जाम मीडिया नहीं लगा रहा है, ये इल्जाम खुद जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन ने लगाया है जो आपकी पार्टी के बानी रहनुमा है। इस इल्जाम की तरदीद कोई और नहीं कर रहा बल्कि खुद फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मस्खरा करार देते हैं। इस पर कोई और बात नहीं करता, शहबाज गिल साहब आ जाते हैं। इस पर आपकी फौज जफर मौज बात करती है, इस पे मीडिया कहां से आ गया? आलिया हमजा साहबा देखिए जी, मैं जो इस वक्त बात करने लगी थी मैं पहले उसको कंप्लीट कर लूं। होता क्या है जब इनको ना करप्शन का इल्जाम मिलता है ना हेर फेर का इल्जाम निकलता है, आखिर में कोई रेहाम खान जैसे लोग आ जाते हैं, जावेद हाशमी, अकबर बाबर जैसे लोग, और फिर आखिर में जस्टिस। ये लोग मीडिया से तो नहीं है, ये लोग तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। हम यही तो कहते हैं, इन्हें तब ये ईमानतदारी और तब ये सारा कुछ नजर क्यों नहीं आता जब इस पार्टी का हिस्सा होते हैं। जस्टिस वजीहुद्दीन तब तो खुशी खुशी सदर के कैंडिडेट बनने को तैयार थे और आज वो जिस तरह की घटिया बातें कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, उनकी बॉडी लैंग्वेज तो ये सारी जो बुग़्ज़े इमरान है ना वो नजर आ रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जिनको जो सर्टिफाइड सादिक और आमीन है उन पर ये घटिया लोग क्या और इल्जाम लगा सकते हैं? असल में इन लोगों का ताल्लुक खुद इमरान खान साहब से रहा है, उनके रफ़क़ाए कार रहे हैं, उनके राइट लेफ्ट किसी वक्त में बैठते रहे हैं। मेरा तो सिर्फ आपसे सादा सा सवाल है कि आज जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब ने खुद कहा, क्योंकि उनका ताल्लुक लीगल फ्रेटर्निटी से है, जब किसी घर में चोरी होती है तो घर वाला जाता है, अब राह चलता हुआ कोई शख्स तो मुकदमा दायर नहीं करता, तो क्या इमरान खान साहब खुद हद के इज्जत का दावा दायर करेंगे या फवाद चौधरी साहब करेंगे? देखें जी, मेरा तो यह ख्याल है कि हमारी पूरी पार्टी खान साहब को ऑन करती है और हम एज ए तहरीके इंसाफ उनके अगेंस्ट ये पिटीशन फाइल करेंगे कि किस तरह से कोई भी जिसका भी वो आए ना सबूत पेश करे। वो जो आकर कह रहे, क्योंकि उन्होंने तो जिसका नाम लिया था जहांगीर तरीन साहब का, जहांगीर तरीन साहब ने तो उनकी बात को निगेट कर दिया था और जब उनकी बात को निगेट किया है तो आपने देखा है कि वो किस तरह की बहकी बहकी बातें करना शुरू हो गए। बात सिर्फ इतनी है कि आज आप गिलगित का जलसा देखिए, आज आप गवादर का हमजा साहबा, आज जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब ने जो बात की है ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साथ खड़े होकर, जो आपकी हुकूमत के हम इत्तेहादी हैं, उनके साथ खड़े होकर उनके कांधे से कांधा मिलाकर खड़े और ये बात कर रहे हैं, इसकी भी बड़ी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है। क्या आप नोटिस लेंगे? एमक्यूएम पाकिस्तान से जवाब तलबी होगी इस पर? देखिए जी, मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ कि जस्टिस वजीहुद्दीन साहब जो है ना उन्होंने, और वो क्या यहाँ पर हर बंदा खान साहब के ऊपर कमेंट करके अपनी जिसे कहे रेटिंग बढ़ाना चाहते हैं, मीडिया में टाइम गेन करना चाहते हैं और ये करके मेरा सवाल बड़ा सादा सा है कि क्या एमक्यूएम पाकिस्तान से भी जवाब तलब करेंगे? देखिए जी, मेरी एक बात सुने, इस वक्त जस्टिस वजीहुद्दीन साहब की बात हो रही है और जस्टिस वजीहुद्दीन साहब की बात पर मीडिया को उनसे ये सवाल करना चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जिन्होंने अपनी बीवी जमाइमा खान से तलाक के वक्त उनके पैसे नहीं लिए जो कि वो ले सकते थे, जिन्होंने आज तक शौकत खानम के लिए उनको लोग इस तरह से पैसे देते हैं और वहां पर जिस तरह लोगों का इलाज हो रहा है, निमन यूनिवर्सिटी की फंडिंग देख लें या इस तरह की सारी चीजें देख लें, इनको जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर पहले उन्हें यहूदी एजेंट कहा गया, फिर उन्हें तालिबान खान कहा गया, फिर जमाइमा बीबी के ऊपर इल्जाम लगाए गए, हम हर चीज खान साहब ने आज तक जवाब नहीं दिया। लेकिन अब तहरीके इंसाफ बिल्कुल ऐसा नहीं करने देगी कि कोई भी आएगा और कोई भी आकर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जातियात के ऊपर या उनसे रिलेटेड कोई भी गलत बात करेगा। जस्टिस वजीहुद्दीन, बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद थी। हुकूमत जहां जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन के खिलाफ अदालत जाने के लिए पर तोल रही है और हद के इज्जत का दावा दायर किया जा रहा है, वहीं हुकूमत की गलतियों और नाकामियों के हवाले से एक और बड़ा दावा हुआ है। यह दावा किसी शख्सियत या जात के हवाले से नहीं है बल्कि यह दावा मुल्क की मईशत के हवाले से है और यह दावा कोई आम आदमी नहीं बल्कि 10 मई 2019 से 6 जनवरी 2020 तक चेयरमैन FBI रहने वाला शख्स कर रहा है। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने जिसको चेयरमैन FBI लगाया था शब्बर जैदी साहब,
साबिका चेयरमैन एफबीआर है इस वक्त शबर जैदी ने यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान दावा किया है कि हमें बताया जाता है कि मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है, हमने बहुत कामयाबी हासिल कर ली है, हम तब्दीली लेकर आ गए, लेकिन मेरी नजर में यह मुल्क दिवालिया हो चुका है और अकाउंटिंग की तारीफ में आगे बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा है। शबर जैदी के मुताबिक उन्होंने ना सिर्फ ये बताया था कि मौजूदा करंट अकाउंट डेफिसिट जो फिस्कल डेफिसिट है उसके मामला दिवालिया जैसी तशवीशनाक सूरत हाल जाहिर कर रहे हैं। ये अमर इस पे कोई माने नहीं है ये कहने में कि वाकई जो सिमत है इस वक्त हमारी वो दुरुस्त नहीं है। शबर जैदी साहब क्या फरमाते हैं उस क्लिप के अंदर, जरा वो क्लिप आपके सामने रखते हैं। कंक्लूजन है वो ये है कि ये एंटिटी जो है ये बैंकरप्ट है, पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकरप्ट है और ये हमारे हम जो बोलते हैं अकाउंटिंग में ये गोइंग कंसर्न नहीं है इस पोजीशन में आज। मतलब हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, बड़े बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज़ रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज़ एट द मोमेंट बैंकरप्ट एंड इट इज़ नॉट अ गोइंग कंसर्न। द बैलेंस जो आप इस वक्त इसको अकाउंटिंग टर्म में बनाएंगे तो ये कंट्री बैंकरप्ट। जब आप पहले डिसाइड कर लें कि यार ठीक है ये आज बैंकरप्सी पे हम चले गए और इसके आगे हमें चलना है, ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप कहेंगे जी ठीक है अच्छा चल रहा है जी, मैं बड़ा अच्छा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये ले आऊँगा, वो ले आऊँगा। ये सब लोगों को धोखा देने वाली ये बहुत बड़ी बात है जो शबर जैदी साहब कर रहे हैं और इसमें किस हद तक सदाकत है। खुद इस वक्त साबिका चेयरमैन एफबीआर शबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शबर जैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शबर जैदी साहब, आपकी एक तकरीर का हिस्सा दिखाया गया है, वो क्लिप वायरल है सोशल मीडिया पर, जिसपे आप ये कह रहे हैं कि मेरी नज़र में ये मुल्क दिवालिया हो चुका है और अकाउंटिंग की तारीफ में आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे बड़ा सादा सा सवाल है, क्या वाकई मुल्क दिवालिया हो चुका है शबर जैदी साहब? देखिए, मैंने आधे घंटे की तकरीर की थी वो, और उसमें से 3 मिनट का मेरा एक पोर्शन निकाल के उसको रिपोर्ट किया जा रहा है, तो वो मेरे हिसाब से सही जायज़ बात नहीं है। अगर चाहिए आपको तो पूरी तकरीर मेरी करें तो उसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा। मैंने उसमें ये बात की है कि जी पाकिस्तान में जो दो इशू होते हैं, एक होता है दिवालियापन और एक होता है गोइंग कंसर्न। पाकिस्तान में जो इस वक्त हमारे पास जो फॉरेन डेट है, अगर हम अपनी करंट अकाउंट का बैलेंस देखें तो इसको हम पे नहीं कर सकते, और दूसरा जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है ये हमारा उस तरह चला गया है कि हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे। तो मेरा कहना ये था कि मैंने उसके आगे वाली स्लाइड ये लिखी थी कि ये बेहतर होता है मुल्क को कि ये रियलाइज कर ले कि हम प्रॉब्लम में हैं, ये कहने के बजाय कि सब कुछ ठीक है और हम सही से में जा रहे हैं। जी आपने कहा कि मेरी तकरीर को गलत रिपोर्ट किया गया, 1.5 घंटे की प्रेजेंटेशन में से सिर्फ 3 मिनट्स को निकाल लिया गया। ये आप ये समझ रहे हैं कि ये जो 3 मिनट थे, दीज 3 मिनट्स वर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यानी जिसमें आप ये कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है और अकाउंटिंग की तारीफ में आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप समझते हैं कि मुल्क अकाउंटिंग की तारीफ में वाकई आगे बढ़ रहा है, दिवालियापन का शिकार नहीं है? मैंने कहा कि दिवालियापन का शिकार की तरफ जा रहे हैं हम उसको, यस, अभी भी कह रहा हूं मैं ये बात, मगर उसके आगे वाली स्लाइड भी तो पढ़े ना क्या लिखा है, यही तो मैं कह रहा हूं आपको। तो अब मुल्क को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। दिवालिया का मतलब ये नहीं होता कि दुकान को बंद कर दें, आपको उसको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, दुकान को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। शबर जैदी साहब दुरुस्त मान लेते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपने उसके लिए एक सोल्यूशन भी प्रपोज किया है कि रीस्ट्रक्चरिंग चाहिए है, कर्जों की रीमॉडलिंग चाहिए, लेकिन उस डायरेक्शन में काम होता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम। क्या समझा जाए कि वाकई फिर अल्टीमेटली जो खदशे का इजहार आप कर रहे हैं वो दिवालियापन की तरफ तो हम जा रहे हैं फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। मैंने कब कहा कि मैं नहीं जा रहे, मैं तो कहा कि ये आपको करना पड़ेगा, मगर ये बता दूं मैं आपको, ये खुद ब खुद हो जाएगा। जब आप आज आप डिटेल में चले जाएंगे, 1-2 दिन डिटेल में चले जाएंगे, और अल्टीमेटली तो आप इसी जो मैं कह रहा हूँ उसी पे आएंगे। आज नहीं आएंगे तो कल आएंगे। ठीक है, ये तो फैक्ट्स एंड फिगर्स है ना, ये जज्बात नहीं है, ये जज्बात नहीं है मेरे, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है। कोई आदमी मेरे फैक्ट्स एंड फिगर्स से डिनाई कर दे कि मैं गलत कह रहा हूँ कि ये फिगर गलत है, अगर ये मुझे बता दीजिए कि 116 बिलियन का 115 बिलियन का फॉरेन डेट है, हर साल आपका डेट बढ़ता जा रहा है, कैसे नहीं पे होगा ये सब? जाए जरा मुझे आप। उसमें मुजम्मिल असलम साहब ये फरमा रहे हैं कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हाउ डू यू फिगर आउट वी आर बैंकरप्ट? This is big statement whether taking in context or out of context. It is not enough to say the matter is being misreported. वो कहते हैं कि सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि matter is being misreported. ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट जो आपने दे दी। जवाब देनी है उसके सामने। मुजम्मिल को तो मैंने ऐसी जवाब दिया था कि उसको पूरी तकरीर पढ़ेगा जब वो समझ आएगी उसको। मैंने जो बात कही है मैं उससे कायम हूँ अभी भी, और मुजम्मिल को मैं जवाब देनी हूँ, मैं उसको आंसरेबल नहीं हूँ। मैं किसी की वो जो मर्जी कहता रहे, उसकी बात मेरे लिए मुझे मानना जरूरी नहीं है। मुझे कौन से कानून है मैं उसकी बात मान लूँ? वो कहता जो मर्जी कहता रहे वो। पाकिस्तान में माशी माशाल्लाह लगाना पड़ेगा,
माशी माशाल्लाह का मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी हमें लानी पड़ेगी जो बिल्कुल सख्त होंगी, सबको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। अगर वो नहीं करेंगे तो मुल्क दिवालिया हो गया है और मजीद दिवालिया हो जाएगा। माशी माशाल्लाह का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, बिजली की कंजर्वेशन, अयाशी बंद, फॉरेन एक्सचेंज कंपनी बंद, रीमॉडलिंग ऑफ द डेट, इंपोर्ट अननेसेसरी इंपोर्ट को बैन, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ये माशी माशाल्लाह होगा और ये 10 साल तक लगा रहेगा, चाहे गवर्नमेंट ए की हो, गवर्नमेंट बी की हो या गवर्नमेंट सी की हो। ये मेरा सोल्यूशन है। आप मेरी प्रेजेंटेशन को पूरा पढ़ लें और उसके आगे और बहुत सी चीजें हैं कि आप पूरी पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। और कोई पाकिस्तान में आदमी नहीं है जो मेरे फैक्ट्स एंड फिगर को डिनाई कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया शफर ज़ई साहब साबिक़ा चेयरमैन FPR हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में माशी मार्शल लॉ लगाने की जरूरत है और उनका ये कहना है कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था वो अपने उस स्टेटमेंट पर अभी भी कायम है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पाकिस्तान की सनतें क्यों बंद होने जा रही हैं। बड़ा हम मामला, इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मुसलसल तीसरे साल मौसम सरमा में सनतें बंद होने का खदशा पैदा हो गया है। ज्यादा बिल देने के बावजूद पंजाब की सनतों को गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। हुकूमत ने गुज़श्ता रोज फौरी तौर पर 200 यूनिट्स को गैस की सप्लाई मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए हैं। गैस सप्लाई मुअत्तल करने की वजह से टेक्सटाइल के शोबे को जबरदस्त नुकसान पहुंचने का खतरा लाहक हो गया है। मुल्क की 70% टेक्सटाइल इंडस्ट्री पंजाब में है और गैस की सप्लाई मुअत्तल करने से 80% इंडस्ट्री तकरीबन बंद हो जाएगी। अब सनतकारों को एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पूरा करना मुश्किल हो जाएगा, जिससे हुकूमत के 30 अरब डॉलर्स की बरामदात के हदफ को भी खतरात लाहक हो गए हैं। खदशा है कि गैस सप्लाई पूरे मौसम सरमा में फरवरी से मार्च 2022 तक रहेगी। ये जो डिसरप्टेड रहेगी, यूँ मौसम सरमा में हज़ारों घरों के चूल्हे ठंडे होने और ज़र मुबादला के ज़खायर कम होने का बड़ा ख़तरा भी पैदा हो गया है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन यानी एप्टमा ने मुल्क में गैस बहरान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखा है। लेकिन एप्टमा के जो एनर्जी एडवाइज़र हैं जनाब ताहिर बिशारत चीमा साहब, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चीमा साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो गैस की सप्लाई बंद हुई है, ये को फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, ऑलमोस्ट एवरी विंटर आपको ये सिचुएशन फेस करना पड़ती है जी। इस वक्त कितने यूनिट्स हैं और क्या खदशा जाहिर किया जा रहा है एप्टमा की तरफ से, खासतौर पर जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खत लिखा है उसमें किन रिजर्वेशंस का इजहार किया? जी, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको ज़रूर अर्ज़ करूँगा। बहुत सालों के बाद ये हुआ है कि हुकूमती कुछ एडिक्ट्स थे, यानी कि फ़ैसले थे, फैसिलिटेशंस थी, जिनकी वजह से जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपेंशन मोड में चले गई। नतीजतन ज़्यादातर जो यूनिट्स हैं बिलखसूस पंजाब में उन्होंने एक्सपेंड किया, उन्होंने नए यूनिट्स लगाए, इसके बाद नए लाइंस जो हैं वो लगाईं। जब वो सब कुछ हो रहा था तो उसके साथ एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी और मज़ीद जब बढ़नी थी वो उसकी श्योरिटी क्या थी? श्योरिटी ये थी कि बहुत सारी स्कीम्स दी जिसमें सस्ते लोन्स मिले और इसके बाद पहली दफ़ा मैं ये कहूँगा कि हुकूमत ने ये लगी बदी बात की कि $6.5 पे गैस जो है वो आपको मिलेगी और वो पहले से बता दिया कि वो जून 2022 तक होगा। उस सामने सारी चीज़ों को रख के जो है एक्सपेंशन भी हुई, इसके बाद एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी लिए और इसके बाद एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो भाग पड़ी और उसका नतीजा जो है सब ने देखा कि एक्सपोर्ट्स जो हैं इस सेक्टर में बढ़ी। जब वो एक्सपेंशन मोड में गई तो हमें एक बात समझ आ गई कि वो सिर्फ इन्हिसार जो है खाली गैस पे नहीं था बल्कि बिजली पे भी था और ये दोनों इन टेंडम चीज़ें चले तो फैक्ट्रीज़ जो हैं या इंडस्ट्री चलती है, वरना ये चल नहीं सकती। तो अब उसमें हुआ क्या कि कल जो है नोटिस के बग़ैर जो है वो गैस की बंदिश सामने आ गई, गैस काट दी गई और कहा गया, बल्कि ना भी कहते तो सब ने बिजली की तरफ जाना था। बिजली के इश्यूज़ ये हैं कि इस वक्त 100 मिलों के एक्सटेंशन ऑफ लोड, यानी कि उनका जो लोड सेंक्शन है वो बहुत कम है, उन्हें ज़रूरत ज़्यादा है। जैसे मैंने एक्सपेंशन की पहले बात की तो वो उनके केसेस अभी तक जो हैं वो पूरे हुए ही नहीं, यानी कि बिजली पूरी मिल ही नहीं रही, अभी तक वो सेंक्शन ही नहीं हुई और वो कई माह से जो एप्लीकेशंस हैं वो पेंडिंग हैं। तो जब वो गैस की बंदिश हुई तो सब के सब बिजली की तरफ गए। अभी बिजली पे गए ही थे तो पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में जो है वो बहुत बड़ा एक ब्रेकडाउन आ गया जिसकी वजह से बिजली जो है वो टोटली बंद हो गई। तो आप खुद सोचिए, एक तरफ गैस जो है वो काट दी गई और दूसरी तरफ बिजली जो है वो नापायद होगी क्योंकि उसका भी ब्रेकडाउन आ गया। आप खुद एनर्जी एडवाइज़र हैं, आप इंजीनियर भी हैं, बीइंग एन इंजीनियर आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हमारी जो एनर्जी मिक्स है
क्या गैस उसको कम्प्लीटली इंडस्ट्री के ड्राइव कर सकती है? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तो खुद कह चुके हैं, खुद एनर्जी मिनिस्टर कह चुके हैं कि हमारे पास गैस नहीं होगी आने वाले चंद सालों के अंदर। तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? क्योंकि दिस इज़ नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये तकरीबन मुसलसल तीसरा साल है कि जब आपको ये सूरत हाल फेस करना पड़ रही है, और हम हर साल एप्टमा के साथ कोई ना कोई शो करते हैं इसी मौजू पर। जी, मैं थोड़ा सा आपको अर्ज़ करूँगा कि पूरी दुनिया में इस तरह है कि ज़्यादातर मुल्कों में गैस जो है, नेचुरल गैस जो है, लोकल जिसे कहते हैं, वो डिप्लीट हो रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं कि जहाँ वाफिर गैस मौजूद है और LNG के टर्मिनल्स बनते हैं, उनकी शिपिंग होती है और वो दूसरे मुल्कों में पहुँचाया जाता है। इस वक्त अमेरिका में इतनी सस्ती LNG है कि कुछ पूछे ना, बल्कि उन्हें ग्राहक नहीं मिलते। इसी तरह और बहुत सारे मुल्क हैं। मकसद क्या हुआ कि इसकी प्लानिंग बेहतर होनी चाहिए। जब प्लानिंग बेहतर होगी तो ये चीज़ें जो हैं पूरी की जा सकती हैं, नंबर 1। लेकिन हमारी वजारत तवानाई तो कह रही है कि हमारे यहाँ नैरेटिव बिल्ड कर लिया जाता है कि असल में LNG के टेंडर्स वक्त पर नहीं हुए, वक्त पर कार्गोज नहीं पहुंची, इसकी वजह से ये गैस शॉर्टेज है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक नैरेटिव बिल्डिंग है। देखें, मैं थोड़ा सा आपको अर्ज़ करूँ, अंग्रेज़ी में कहते हैं द टेस्ट ऑफ द पाई रिमेन्स इन इट्स हीटिंग। ऐसे ही होगा जैसे वो कह रहे हैं, लेकिन साबित ये हुआ कि गैस नहीं है, जिसका मतलब ये है कि गैस ख़रीदी ना गई। समझ लीजिए कि इस वक्त उसकी ज़रूरत ज़्यादा थी और उसका इंतज़ाम ना हुआ, नंबर 1। और जब गैस डिसरप्ट हो गई, नहीं थी या नहीं ली गई, या आप कह लीजिए कि डिमांड ज़्यादा हो गई थी, तो फिर बिजली सही चलनी चाहिए थी, बिजली बंद हो गई। देखिए, मैंने तो पूरी ज़िंदगी जो है वो अपनी पावर सेक्टर में गुजारी है और एक एक चीज़ का मुझे पता है। तो एनर्जी क्वालिटी के बहुत इश्यूज़ हैं, उस पर मेहनत नहीं हुई। तो चीमा साहब, इस वक्त जब मुल्क में गैस नहीं है, शॉर्टेज का सामना हम कर रहे हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से फिर एप्टमा क्या मुतालबा कर रही है कि जब वो गैस नहीं दे सकते हैं, आपका जो टोटल डिमांड है उसको पूरा नहीं किया जा सकता गैस से, तो फिर आप क्या मांग रहे हैं हुकूमत से? जी, मैं थोड़ा सा अर्ज़ करूँ कि पहली तो बात यह है कि इसका इंतज़ाम होना चाहिए था। जिस तरह हुकूमत वक्त ने बहुत फैसिलिटेट किया, जिसकी वजह से एक्सपेंशन मोड में गया और इसके बाद एक्सपोर्ट्स भी बढ़ी, तो फिर ये ज़्यादती होगी कि एक छोटा सा मसला यानी कि गैस का इंतज़ाम ना करना, जिसे गवर्नमेंट की अपनी ही जितनी काविश है वो खत्म। समझते हैं कि अगले सालों में आपको किसी और मुतबादिल की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत तो ऑलरेडी मुतनब्बे कर चुकी है कि हमारे पास गैस मौजूद नहीं होगी आने वाले सालों में। मैं थोड़ा सा अर्ज़ करूँ, वो सिस्टम गैस की बात हो रही है और पूरी दुनिया में जो है वो क्रिस क्रॉस नई पाइपलाइंस डल रही हैं। जिन मुल्कों के पास गैस ज़्यादा है वो दूसरे मुल्कों में पहुँचाई जाती है। इसलिए अगर आप ये समझेंगे कि LNG जो है वो पाकिस्तान में नहीं आएगी अगले कुछ सालों में, ऐसे नहीं है, वो आती रहेगी, बल्कि पहले से ज़्यादा आएगी। और इसका प्रूफ ये है कि नए जो टर्मिनल्स हैं उसके भी कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। ठीक है चीमा साहब, लास्टली से मुझे बता दीजिएगा, मुझे ब्रेक पर जाना है जी, कि इस वक्त एप्टमा को कितने ऐसे ऑर्डर्स हैं जो बिल्कुल दे विल गो डाउन द ड्रेन, और ख़ासतौर पे हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो तो ऑलरेडी दैट इज़ ऑलरेडी बीन वाइडनिंग। हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स नहीं हैं, तो एक बहुत बड़ा धचका एक्सपोर्ट सेक्टर पे जाने जा रहा है। इस सीज़न में कितना बड़ा जो है वो ब्लो होगा ये एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए? इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कल जब डिसरप्शन हुई तो उससे 200 मिलें जो हैं वो बंद हो गई। तो सबसे पहले तो आप ज़हन में रखिए कि अगर 900,000 आदमी एक मिल में है तो 2 लाख और हर एक शख्स जो है लेबर जो है उसके साथ 5 और खाने वाले हैं वगैरह वगैरह, तो आप ये देखते हैं कि बिलियंस जो हैं वो तो उनको पैसे ही नहीं मिले, उनके पास पैसे ही नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जब 1 दिन का तातुल आता है या 2 दिन का तातुल आता है तो उससे 1 महीने तक आप उस इफ़ेक्ट में से बाहर नहीं निकल सकते। यानी कि ये जो 2 दिन का मसला है, इससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो हैं वो जेपरडाइज हो गए। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत शुक्रिया चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एप्टमा के ताहिर बशारत चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो एक्सपोर्ट्स हैं यकीनन उनके लिए एक सीरियस ब्लो है, एक धचका ज़रूर होगा, सोचने की बात है। अभी एक ब्रेक लेंगे, क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर PP 206 के अंदर जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसके मामले को उठाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम है। खानेवाल में सूबाई असम्बली के हल्के PP 206 के लिए ज़िमनी इलेक्शन की वोटिंग का मरहला मुकम्मल हो चुका है। वोटों की गिनती जारी है। इसी दौरान हल्के में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार भी मौजूए बहस बने हुए हैं। निशात अहमद डाहा नून लीग के टिकट पर सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मुंतखब हुए थे। उनकी खाली नशस्त, उनकी वफात के बाद जो नशस्त खाली हुई थी उस पर अब उनकी अहलिया नौरीन निशात अहमद डाहा इलेक्शन लड़ रही हैं, मगर वो नून लीग की बजाय तहरीक इंसाफ के टिकट पर मैदान में।
इसी तरह गुज़श्ता इंतखाबात में राना सलीम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, जबकि इस बार वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से इंतखाब लड़ रहे हैं। यानी गुज़श्ता इलेक्शंस के अंदर जो तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार था वो मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ रहा है। जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की खाली नशस्त हुई थी, उनकी अहलिया तहरीक इंसाफ से ये कंटेस्ट कर रही हैं। अब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पार्टी अहदेदारों को खुसूसी टारगेट दे रखे हैं, जबकि खाद की बढ़ती हुई कीमतों पर उन्हें वोटर्स की नाराज़गी का सामना भी करना पड़ सकता है। और मुस्लिम लीग नून की सूबाई क़यादत एक माह से खानेवाल में मौजूद है। पीपल्स पार्टी भी इस हल्के में बेहतर पोजीशन हासिल करके इसे पंजाब में पार्टी के रिवाइवल के तौर पर पेश करने की ख्वाहिश रखती है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल क्या है, नताइज क्या आ रहे हैं, इस पर हमारे रिपोर्टर मोहसिनुल मुल्क हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मोहसिनुल मुल्क, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये कहेगा कि 183 पोलिंग स्टेशन में अब तक कुल कितने पोलिंग स्टेशन के नताइज आ चुके हैं, और इन गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक कौन सा उम्मीदवार कौन सी जमात आगे दिखाई दे रही है? देखिए रेहान, अभी तक तकरीबन 40 से 45 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं। ओवरऑल लीड जो है वो 10 पोलिंग स्टेशन से मुस्लिम लीग नून की चली थी, जो कि 1000 का मार्जिन था PTI और नून लीग के दरमियान। पहला जो रिजल्ट था 10 पोलिंग स्टेशन का, वो इस तरीके से था कि तहरीक इंसाफ के 2500 वोट थे और इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून के 3700 वोट थे। अब ये लीड बढ़ते हुए 4500 तक पहुंच गई है और 45 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट जो है वो आ गया है। लेकिन अभी भी PTI की तरफ से बड़े बड़े जो है वो स्कोर भी नजर आ रहे हैं। ओवरऑल ये इलेक्शन जो है इसके ऊपर रेहान सबकी नजरें थी, और ये जो इलेक्शन था इसको इस वक्त टेस्ट के तौर पर तमाम पार्टीज जो हैं वो ले रही थी। अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रही थी। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून भी अपनी इन्वॉल्वमेंट भरपूर तरीके से इस इलेक्शन में खानेवाल में दिखा रही थी, और उसके तमाम तर कैंडिडेट अहम अहदेदारान यहाँ पर आए हुए थे। और इसी तरीके से PTI जो कि हुक्मरान जमात है वो भी इस इलेक्शन को आराम से नहीं ले रही थी, जैसे कि हम ज़िमनी इलेक्शन पहले से करते आए हैं। तो ये वो इलेक्शन था जिसको कहा जा रहा था मुख्तलिफ पार्टीज की तरफ से हर पार्टी इसको जीतना चाहती है, और वो पता नहीं क्यों जीतना चाह रही है। करंट सिचुएशन है, आने वाले इंतखाबात हैं या फिर के हवाले से बड़ी सिंबॉलिक वैल्यू है। गो के ये बाई इलेक्शन है, लेकिन इसकी अपनी एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है, शायद इसीलिए तमाम तर जमातें जो है वो सरतोड़ कोशिश कर रही हैं। जैसे आपने बताया कि 183 में से 45 पोलिंग स्टेशन का नतीजा अभी तक गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आए हैं, लेकिन बहुत सारे पोलिंग स्टेशन के नताइज अभी आना बाकी हैं। ट्रेंड के हवाले से मेरा ख्याल है अभी कुछ वाज़ेह तौर पर नहीं कहा जा सकता जब तक मजीद पोलिंग स्टेशन के नताइज नहीं आते हैं। लेकिन जिन पोलिंग स्टेशंस के नताइज अभी आना बाकी हैं, वो पोलिंग स्टेशंस क्या वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पलड़ा ज्यादा भारी है, वहां उनके सपोर्टर्स ज्यादा हैं, PTI के सपोर्टर्स ज्यादा है? क्योंकि बुनियादी तौर पर तो इन्हीं दो जमातों के दरमियान मुकाबला दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बुनियादी तौर पर हुकूमती जमात और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये मुकाबला 1 to 1 है। रेहान, ये जितने भी पोलिंग स्टेशन है ये शहर के पोलिंग स्टेशन है, और शहरी हदूद के अंदर ऑब्वियसली नून लीग ने इस वक्त थोड़ा सा मार्जिन दिया है, लेकिन अभी बहुत सारे पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट अभी आना बाकी हैं, और वो सराउंडिंग के हैं। सराउंडिंग से अंदर बरादरीज़म है यहाँ पर, और बरादरीज़म का वोट जो है वो बड़ा मैटर करता है। एक तरफ डाहा बरादरी यहाँ पर बहुत बड़ी बरादरी है, जिससे हुक्मरान जमात की कैंडिडेट जो है वो खुद जो है इलेक्शन लड़ रही है। तो वो जो वोट बैंक है डाहा बरादरी का, वो बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो शो कर सकता है। अभी कबलस वक्त होगा ये अंदाज़ा लगाना, ये कहना कि दोनों पार्टीज में से कौन लीड मार रहा है। बज़ाहिर तौर पर मुस्लिम लीग नून इस वक्त लीडिंग वोट लेकर आगे जा रही है, लेकिन रेहान इसमें एक और अहम चीज़ जो है इस इलेक्शन में हमें दिखाई दी, तहरीक लब्बैक का वो वोट नजर नहीं आया जो कि पीपल्स पार्टी से भी ज्यादा होता था इस बार। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं कि जो देही इलाकों के पोलिंग स्टेशन है वहां पर बरादरी का वोट होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, और डाहा बरादरी का वोट बैंक भी है। अब इंटरेस्टिंगली निशात अहमद डाहा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA थे, उनकी छोड़ी हुई नशस्त पर उनकी अहलिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कंटेस्ट कर रही हैं। तो ये बताइएगा कि ये जो रीअलाइनमेंट हुई है डाहा बरादरी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब हुक्मरान जमात की, क्या ये उनकी फेवर में जाएगा या नुकसान उठाएंगे इसका?
देखिए, खानेवाल को ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून का शहर के अंदर बहुत ज़्यादा वोट है, लेकिन सराउंडिंग के अंदर जो बरादरीज़म का वोट है, जैसे आपने डा बरादरी का कहा, हराज बरादरी जो है वो भी इस वक्त मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में दिखाई दे रही है। तो ये बरादरीज़म का वोट जो है वो एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ राजपूत बरादरी भी यहाँ पर अपना असर और सूख रखती है, जिसकी तरफ से मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट है। तो दोनों तरफ अभी भी गेम जो है ये नहीं कहा जा सकता कि पीटीआई ज्यादा मार्जिन ले जाएगी या मुस्लिम लीग नून, लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी ने बहुत मेहनत की है इसके अंदर, और मुहिम जो है इस बार पता चल रहा था पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से स्टैंड लिया। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। मोहसिनुल मुल्क हमारे रिपोर्टर खानेवाल से हमारे साथ थे और इंतखाबी नताइज जूझू आ रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। वेस्ट इंडियन दस्ते में मुतादिद खिलाड़ियों के कोरोना का शिकार होने के सबब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे मैचेस की सीरीज मुलतवी कर दी गई है। ये फैसला पीसीआर टेस्ट के नतीजे में वेस्ट इंडीज के स्क्वाड में खिलाड़ियों समेत मजीद 5 अफराद के कोरोना वायरस का शिकार होने की तस्दीक के बाद किया गया है। इस वक्त पाकिस्तान में वायरस का शिकार होने वाले वेस्ट इंडियन वफ्द के कुल अरकान की तादाद 9 हो गई है। इसमें 6 खिलाड़ी और 3 ऑफिशियल्स शामिल हैं। दोनों क्रिकेट बोर्ड्स की जानिब से जारी मुश्तरका एलामिये के मुताबिक सीरीज को मुलतवी करने का मुतफ़िका तौर पर यह फैसला किया गया है। यह म्यूचुअल कंसेंसस के साथ हुआ और यह सीरीज आइंदा साल जून में रीस्केड्यूल की जाएगी। इस हवाले से बयान में कहा गया है कि जुमेरात की सुबह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत वेस्ट इंडीज़ के 15 खिलाड़ियों और अमले के 6 अरकान के जो रैपिड एंटीजन टेस्ट किए थे और तमाम 21 अरकान के टेस्ट मनफी आए थे, जिसके बाद तीसरा T20 स्केड्यूल के मुताबिक मुनक्किद कराने का फैसला किया गया था। ताहम दोनों टीमों की फलाह के साथ साथ दौरे पर आई वेस्ट इंडियन टीम के महदूद वसाइल को मद्देनजर रखते हुए वनडे सीरीज को मुलतवी करने का फैसला किया गया और उसको दोबारा जून 2022 में अब शेड्यूल किया जाएगा। ये वनडे सीरीज आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा है, जिसे आइंदा वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के हवाले से नुमाया अहमियत हासिल है। इससे वेस्ट इंडीज को अपने बेहतरीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग मुकाबलों में उतारने का यकसा मौका भी मैसर आएगा। और इस एलामिये के मुताबिक जिन खिलाड़ियों के टेस्ट आज मनफी आए हैं वो तीसरे T20 के बाद रात वतन वापस लौट जाएंगे, जबकि जिनके टेस्ट मस्बत आए हैं वो वतन रवानगी से कबल कराची में अपनी आइसोलेशन मुकम्मल करेंगे। यानी अभी वो लोग जो कोविड पॉजिटिव हैं वो आइसोलेटेड रहेंगे, वो आइसोलेशन मुकम्मल करेंगे, जबकि जो दीगर खिलाड़ी हैं वो मैच के बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे और पीसीबी उनकी क्रिसमस से कबल वतन वापसी यकीनी बनाने के लिए इंतजामात करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूर है वेस्ट इंडीज़ का और जिन हालात में हो रहा है ये बड़ा क्रूशल था, लेकिन कोविड की वजह से अब इसको जो है वो मुलतवी करना पड़ रहा है। और इस हवाले से कहा गया है कि जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम की, कनेक्टिंग फ़्लाइट की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है और जब यहाँ पर हुई थी तो उसमें कुछ खिलाड़ियों के कोविड की जो नताइज है वो मस्बत थे। अब बारकैफ उम्मीद करते हैं कि ये ना सिर्फ ये रीस्केड्यूल होगा दौरा, बल्कि PSL भी पाकिस्तान में खुश उसलूबी से होगा और ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान आएगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।